नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पे मैं बिजनेस न्यूज़पेपर से ऐसे आर्टिकल्स को पिक करने वाला हूँ, जो दुनिया भर के सारे इवेंट्स को कवर करते हैं, ऐसे इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है, ऐसे न्यूज़ में जो आपके फाइनेंसेस को, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई, आपकी सैलरी हो गई, बिजनेस इनकम हो सकता है या फिर आपके खर्चे, इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट कर रहे हैं ये इवेंट्स, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं क्योंकि ऐसे सारे न्यूज़ को मैं एनालाइज़ करूँगा यहाँ पर। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से, एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं आज। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एफपीआईज़ के बारे में। एफपीआईज़ वो लोग होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और इंडिया में पैसे लगाते हैं। जब भी ये आते हैं इंडिया में, यूजुअली ये मार्केट हमेशा ऊपर जाता है और जब भी ये पैसा निकालते हैं भारतीय बाज़ार से तो मार्केट नीचे जाता है हमेशा। ज़्यादातर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आर्टिकल होगा हमारे क्लोथिंग फुटवियर स्पेंड के बारे में। लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं और ये थोड़ा कंसर्निंग है, तो इसका रीज़न जानेंगे कि क्लोथिंग और फुटवियर पे क्यों खर्च हुआ कम। डायरेक्शंस एंड हाउसहोल्ड कंजम्पशन, 2 आर्टिकल्स मैंने लाइन से लिए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल भी है इसी टॉपिक पे कि हाउसहोल्ड कंजम्पशन क्या सिनेरियो भी चल क्या रहा है? भारत में लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं या फिर ये सही है, डेटा इंप्रूव हो जाएगा? जेपी मॉर्गन टर्न्स अपबीट ऑन ईएम्स। जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है ये और इमर्जिंग मार्केट्स पर काफ़ी बुलिश है और इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट ही है। मॉनसून रेन्स डाउन क्रॉप्स रेज़ वेजिटेबल प्राइसेस, तो मॉनसून रेन की वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा और वेजिटेबल प्राइसेस बढ़े हैं। Amid Levi blues, China and EU trade heads to meet in June। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्योंकि सबको परेशान कर रखा है, तो यहाँ पे चाइना और यूरोपियन यूनियन के दोनों जो ट्रेड हेड्स हैं, ये मुलाकात करने वाले हैं जून में। तो देखना होगा कि क्या किसी टाइप का अलायंस बन सकता है यहाँ पे या कोई बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड डील साइन की जा सकती है। वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू वॉच। एफडीआई इन्फ्लो सो फार इन मई हाईएस्ट इन 8 मंथ्स। सबसे पहला आर्टिकल था ये। तो मई जो ऐसा महीना रहा है ना यहाँ पे, जहाँ पे भारतीय मार्केट्स में शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है पिछले 8 महीनों में। तो दुनिया भर में इतनी वॉलेटिलिटी है, कोई कह रहा है ट्रम्प कुछ कर देंगे, कोई कह रहा है इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस बात की कोई नहीं पड़ी है, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया में हमें इन्वेस्ट करना है, हमारे पास इतना पैसा है, हमें लगाना है। 14,250 करोड़ का इन्होंने स्टॉक्स उठा लिया है इंडियन मार्केट से। ठीक है, तो ये हाईएस्ट मंथली इन्फ्लो है पिछले 8 महीनों का और यहाँ पे ये तब हो रहा है जब इंडिया पाक पाक का सीज़फायर हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट था, फिर सीज़फायर हुआ। ट्रेड डील भी साइन होना बाकी है अभी, ठीक है? अभी हुआ नहीं है। क्या पता कुछ नेगेटिव हो जाए, बट ये फिर भी रिस्क लेना चाहता है इंडिया में। और आप ये देखिए कि यहाँ पे डॉलर भी वीकन हुआ है काफ़ी अगेंस्ट ग्लोबल करेंसीज़, तो इससे इमर्जिंग मार्केट्स लेकिन अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो देखो ये तो है। क्योंकि रुपया मजबूत हुआ डॉलर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि डॉलर कमजोर हुआ, सारी करेंसीज के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, तो रुपया ऑफ कोर्स इसके अगेंस्ट मजबूत होगा, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स इन्हें अब काफी बढ़िया लगने लग गए। मार्केट स्टेबलाइज हुए हैं। जब थोड़ा बहुत हमें उथल पुथल देखने को मिला था, ट्रेड वॉर आया था, तो निफ्टी 1200 पॉइंट एक दिन में नीचे खुला था, है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ से अब काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। पहले वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गए हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन से बढ़िया रहे हैं। ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट का। तो यहाँ पे एफपीआईज़ ने क्या है कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की अगर बात करें, तो ये होते हैं कितने करीब 6 महीने, है ना? 6 महीने में इन्होंने 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ मार्केट से निकाल दिए थे अपने, ठीक है? तो काफ़ी पैसा इन्होंने स्टॉक्स बेच करके भारतीय बाज़ार से निकाल दिया था। लेकिन अब ये ट्रेंड रिवर्स होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो का डेटा भी अगर आप देखोगे तो हमें नज़र आ रहा था कि इंडिया में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड, इनका शेयर ज़्यादा बढ़ गया है एफआईआई से और एफपीआई से। तो कहीं न कहीं अब वो डेटा भी हमें रिवर्स होता हुआ नज़र आएगा और जैसे-जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो मैंने आपको सारे रिस्क बताए कितने सारे हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील क्या सही साइन होगा, नहीं होगा, गलत होगा? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, राइट? तो इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ के बाद भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को तो इंडिया ही पसंद आ रहा है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, क्लोथिंग और फुटवियर। इन पे जो पैसा हम खर्च करते हैं, वो पैसा अब 7.1% श्रिंक हो गया है, जो खर्चा है वो। तो इंडियन हाउसहोल्ड्स जो स्पेंड करते हैं पैसा कपड़ों पे, जूतों पे, चप्पल पे, वो अब 3 साल के लो पर आ गया है। मतलब ये इट इज़ अ टैड अंडर प्री पैंडेमिक लेवल्स एंड एज़ पर ये आया है डिसएग्रीगेटेड नेशनल अकाउंट्स नंबर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो रिलीज़ किया है। तो सेकंड स्ट्रेट ईयर रहने वाला है कंट्रैक्शन का, लगातार दूसरा साल रहने वाला है जहाँ पे लोगों ने पैसा कम खर्च किया किस पर? क्लोथिंग पर एंड फुटवियर पर। एंड इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स यहाँ पे पैसा कम खर्च कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी डिमांड पर एंड यहाँ पे क्योंकि रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा है और
वेजेज़ ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो लोगों की सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जितना महँगाई दर बढ़ा है, जिसकी वज़ह से ये डिसीज़न मतलब इस टाइप के डिसीज़न्स कंज़्यूमर्स एन मास इस टाइम पे ले रहे हैं। क्लोथिंग और फुटवियर पे 7% घट गया है, जो ओवरऑल खर्चा है, जो लोगों ने पैसा खर्च किया है एंड जो स्पेंड्स हैं वो 0.1% लोअर हैं दैन 2019 एंड 20 जहाँ पे इंडियंस ने परचेज़ किया था क्लोथिंग एंड फुटवियर ऑफ लिटिल ओवर 4.53 ट्रिलियन। तो इन्फ्लेशन क्लोथिंग और फुटवियर सेगमेंट में कितना है 9% चल रहा है इस टाइम पे 2023 में रहा है सॉरी और 2024 में 7.2%। तो लोगों ने प्रायोरिटाइज किया कि जो एसेंशियल खर्चा है ना जो इम्पोर्टेंट है जैसे खाना पीना हो गया हेल्थ हो गया है ना ओवर लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे एंड विद इन द सेगमेंट जैसे कि जहाँ फुटवेयर परचेजेस को आप देखोगे तो ड्रॉप हुआ है नियरली 2% 99,500 crore in FY24 from 1.01 trillion in FY23. तो जो एक्सपेंडिचर है क्लोथिंग पे डिक्लाइन हुआ है बाय अ शार्पर 8.5% to 3.53 trillion from 3.86 trillion in previous year. बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एक तो इन्फ्लेशन महंगाई दर को उन्होंने रीजन बताया साथ में इन्होंने कहा कि रूरल डिमांड भी ज्यादा नहीं रहा है क्योंकि वेजेस जो है ये कहीं ना कहीं सफर कर रहे थे पुअर कंजम्पशन डिमांड ये भी रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्ट किया जा रहा है अदर मैक्रो इंडिकेटर्स द्वारा भी कि हमारे यहाँ डिमांड घटा है एंड पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेगमेंट जो है तो वेजेस इतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी तेजी से क्लोथिंग फुटवेयर और इन सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं ओवरऑल चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो पॉइंट्स जो है ये क्या पॉइंट करता है ये सारे पॉइंट्स बताते हैं लेकर जाते हैं एक प्रिकैरियस स्टेट ऑफ सेक्टर इन द कंट्री की थोड़ा सा प्रिकैरियस स्टेट हो गया है या तो इनकम इनक्वालिटी इशू है यहाँ पे या फिर इन्फ्लेशन इशू है या लो वेज ग्रोथ इशू है हमें देखना होगा कि लगातार कंजम्पशन इस तरीके से कंजम्पशन का डेटा इतना पुअर क्यों आ रहा है ऑल दो मानसून वगैरह अच्छे आते हैं बढ़िया मौसम रहता है तो हम देखते हैं रूरल कंजम्पशन काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि रूरल इनकम भी काफी तेजी से बढ़ता है बात करूंगा अगले एडिटोरियल आर्टिकल की डायरेक्शंस इन हाउस होल्ड कंजम्पशन तो दो डाइवर्जिंग नैरेटिव्स हैं इंडिया में दो बातें चल रही हैं और दोनों बिल्कुल मतलब कहेंगे डाइवर्जिंग है अलग है एक तो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है जो म्यूचुअल फंड्स वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हम अनस्टॉपेबल रनवे पे चल रहे हैं वर्ल्ड बीटिंग हमारा कंजम्पशन ग्रोथ है और प्रोजेक्ट कर रहे हैं डेमोग्राफिक्स और जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है और 2010 से 2025 के बीच में जैसे काफी बढ़िया ग्रोथ रहा कंजम्पशन का एंड आगे भी ये वैसे ही रहेगा। ठीक है? जैसे 2010 से 25 रहा है, वैसे ही 2025 से 2050 भी रहेगा और हमें ये अज़्यूम करना भी चाहिए। एक दूसरा नैरेटिव ये है कि 2024 से लेकर अगर आप देखोगे ना, तो स्लोअर कंज़म्पशन ग्रोथ आ रहा है। लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं एंड यूजुअली लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं जब इकोनॉमी ग्रो करती है, रियल में बहुत फ़ायदा होता है लोगों का, बढ़िया जॉब्स लग रही हैं, इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो ज़्यादा कंज़म्पशन होना चाहिए। ये जो फैक्टर्स हैं प्राइवेट फाइनेंशियल कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर के, ये ग्रो कर रहे हैं स्लोअर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो एक वीक जॉब एनवायरनमेंट है या वेलफेयर फ्यूल कंज़म्पशन है, स्टैग्नेंट मिडल क्लास वेजेस है, इसकी वजह से स्पेंडिंग में डिक्लाइन आ रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है और इनकम्स जो हैं ये बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस इससे कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो रीइंफोर्सिंग दिस आर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स फॉर फोर्थ क्वार्टर तो इसका ये सबूत किस तरीके से पेश करें कि देखो ऐसा सिचुएशन है आप एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट्स देखो जितने भी एफएमसीजी कंपनीज हैं जैसे इंडिया में आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर नेस्ले कोलगेट पाल्मोलिव आप इनके रिजल्ट्स देखो तो कुछ ज्यादा खास आ नहीं रहे हैं है ना लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज को कॉल आउट किया है कि यहाँ पे वीक अर्बन डिमांड है शहरों में लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं कांटार कंज्यूमर ट्रैक रिपोर्ट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि अर्बन डिमांड इस टाइम पे इट इज नॉट स्लैकनिंग लेकिन हाउस होल्ड डाउन ट्रेड कर रहा है हाई प्राइस बिग ब्रांड से टू लोकल तो कई लोगों का ये कहना है कि देखो ये आईटीसी एफएमसीजी का जो सेल है ना वो इसलिए घट रहा है इसलिए नहीं क्योंकि कंजम्पशन कम हो रहा है क्योंकि लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जगह पे अब लोकल प्रोडक्ट्स भी काफी कंज्यूम कर रहे हैं लोकल में ऑप्शन बहुत सारे आ गए हैं लोगों का ये कहना है तो अमेरिकन नॉवलिस्ट को इन्होंने कोट किया है यहाँ पे कि द टेस्ट ऑफ अ फर्स्ट रेट इंटेलिजेंस ये होता है कि आप दो अपोजिंग आइडियाज को होल्ड करो अपने दिमाग में एट द सेम टाइम और स्टिल आप रिटेन करो एबिलिटी टू फंक्शन मतलब दो अपोजिट थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं आप रिटेन कर रहे हो और फिर भी आप फंक्शन कर पा रहे हो दोनों अपोजिट अपोजिट थॉट्स को लेकर के ये एक मार्क है रियल फर्स्ट रेट इंटेलिजेंस का अकॉर्डिंग टू एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड तो जो प्रेजेंट कंजम्पशन डिस्कोर्स है ये चैलेंज करता है हमें कि हम ये दोनों चीजें देखें दोनों हिसाब से सोचें कि क्या पता सही में बिहेवियर जो पैटर्न है कंजम्पशन का वो चेंज हुआ है इसीलिए डेटा वीक नजर आ रहा है या फिर सही में हमारा डेटा बहुत वीक है कंजम्पशन का तो एक इंपॉर्टेंट लिसनिंग पोस्ट है टू हियर द कंजम्पशन वॉइस मोर ब्रॉडली देन थ्रू एफएमसीजी फिल्टर इज आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे अब ये रूरल इंडिया को भी इंक्लूड करता है जहाँ पे 50% जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन
लाई करता है इंडिया का। तो अगर आप डेटा देखोगे तो ये सेंसिटिव मेजर है ऑफ चेंज एंड करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का तो दिखाता है कि जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच में दोनों जगह रूरल एंड अर्बन इंडिया ये ज़ोन में रहा है ऑफ माइल्ड पेसिमिज्म। यहाँ पे पेसिमिज्म रहा है मतलब लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहे, बट विद रूरल एरिया डूइंग बेटर देन अर्बन मतलब रूरल एरियाज़ ने बेटर किया अर्बन से। और हमने देखा भी था लोग पिछले साल रूरल एरियाज़ पे बेट कर रहे थे। कह रहे थे कि अर्बन का कंज़म्पशन तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन रूरल में मॉनसून बढ़िया हुआ है, तो इस बार बढ़िया कंज़म्पशन रहने वाला है और ऐसा देखने को भी मिला था। तो अर्बन जो है वो पेसिमिस्टिक ही रहा है, लेकिन रूरल ने फाइनली क्रॉस किया इनटू ज़ोन ऑफ न्यूट्रैलिटी। लेकिन जो रिच रूरल हाउसहोल्ड्स हैं, वो भी पेसिमिस्टिक नहीं रहे हैं। रिचेस्ट 5% अगर आप देखें मतलब 10 लोग, 10 लाख लोग ये मॉडरेटली ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं सिंस जनवरी 2024 एंड जो नेक्स्ट रिचेस्ट 25.5 मिलियन है, ये रहे हैं ज़ोन ऑफ न्यूट्रैलिटी में और जो कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं वो वो हायर हैं देन एवरेज अर्बन कॉन्फिडेंस लेवल्स। तो रूरल एरियाज़ में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, करंट सिचुएशन एंड इनकम करंट सिचुएशन, ठीक है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट का करंट सिचुएशन और इनकम का करंट सिचुएशन रूरल इंडिया में, यहाँ पे अपटिक देखने को मिला। मतलब रूरल मतलब गाँव देहात के एरियाज़ में बढ़िया हमें डेटा देखने को मिला है 2024 में। अर्बन एरियाज़ में भी इम्प्रूवमेंट आया है ऑन बोथ सिंस जनवरी 2025 अगर आप देखोगे तो रूरल यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट करंट सिचुएशन 2025 में वो आया माइल्ड ऑप्टिमिज्म में मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेकर के लोगों के अंदर ऑप्टिमिज्म रहा है माइल्ड थ्रू इट्स इनकम अगर आप देखोगे करंट सिचुएशन वो माइल्डली पेसिमिस्टिक रहा है। तो यहाँ पे बात एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन इनकम को लेकर के ऑप्टिमिज्म मैच नहीं हो रही है एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो कहीं न कहीं जो पे है या फिर वेज ग्रोथ है, वो भी एक एसेंशियल रीज़न यहाँ बन सकता है जिसकी वजह से लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन उन्हें उन्हें लगता है कि जो पे है वो उससे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर इन नेक्स्ट 1 ईयर शो स्ट्रांग ऑप्टिमिज्म इन रूरल व्हाइल अर्बन शोज़ मॉडरेट ऑप्टिमिज्म। जो एब्सेंस है स्ट्रांग हेडविंड्स का या फिर टेलविंड्स का, इसका मतलब ये है कि कंपनी स्ट्रैटेजी जो होगी वो होगी इट विल बी द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ परफॉर्मेंस इन एफवाई 26 एंड एज ऑलवेज जो कंज्यूमर इंडिया है वो डेटा दिखाता है कि फ्यूचर ऑप्टिमिज्म स्ट्रांग है और इंप्रूवमेंट है हमारे एम्प्लॉयमेंट करंट सिचुएशन में। इनकम करंट सिचुएशन और इन्फ्लेशन अनलीश करेगा पेंट अप मास मार्केट डिजायर टू स्पेंड। तो लोगों के पास डिजायर टू स्पेंड है, पैसे खर्च करना चाहते हैं और अगर आ गए हाथ में पैसे तो बहुत बढ़िया हमें देखने को मिल सकता है कंजम्पशन एज कम्पेयर टू जो अभी चल रहा है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जेपी मॉर्गन के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, मैं बता दूं, और अभी इमर्जिंग मार्केट्स पे पैसा लगाने की बात कर रहा है, बेट करने की, बहुत बुलिश हो गया है इमर्जिंग मार्केट्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 साल इन्होंने वीक परफॉर्म किया है कंपेयर टू डेवलप मार्केट्स और क्यूमुलेटिवली 40% से लैग कर रहे हैं ये, ठीक है? और इन ओवरऑल इनका इंडिया पर भी ओवरवेट रेटिंग हो गया, मतलब काफी बुलिश हो गए हैं इंडिया पर। इंडिया इनकी टॉप पिक है। इन्होंने अपग्रेड कर दिया अपने इमर्जिंग मार्केट्स को वर्सेज डेवलप मार्केट स्टैंड्स फ्रॉम अंडरवेट टू न्यूट्रल एंड अब ये और ओवरवेट हो रहे हैं, मतलब और बुलिश हो रहे हैं। तो ये हाई डोमेस्टिक एक्सपोजर वाले मार्केट्स को बेट करना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्राजील, ग्रीस, पोलैंड, यूएई, जहां स्ट्रॉन्ग बॉटम अप इडियोसिंक्रेटिक कैटलिस्ट हैं जैसे कि चिली हो गया और साउथ कोरिया। इन्होंने नोट किया कि जो इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन है वो एट 12.4x फॉरवर्ड पी चल रहे हैं। मतलब वैल्यूएशन के लिए ना हम पी का मेजर यूज करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब 1 रुपया आप कमा रहे हो और आप का प्राइस जो है शेयर का वो 12 रुपया है, तो आपका पी हो गया 12। मतलब आपकी कंपनी 12 रुपए की चलती है बिकने के लिए और कमाती 1 रुपया है। जेपी मॉर्गन बिलीव करता है कि इंडिया ट्रेड इंसुलेटेड है, एक सेफ हेवन है एंड इवन वॉर ट्रेड पॉइंट 2 भी हो तब भी बिसाइड्स मतलब कोई यहाँ पे साइक्लिकली बहुत वेल पोजिशन्ड है इंडिया। इनका डोमेस्टिक डिमांड इतना बढ़िया है कि ये उसी पे निर्भर रह के पूरा काम निकालेंगे अपना। मुझे इन्हें नहीं लगता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें करते भी हैं तो इन्हें कोई बहुत भारी भारी नुकसान हो सकता है। इनका भी कहना है कि रूरल डिमांड बढ़िया पिकअप कर रहा है और टैक्सेस जो है घटे हैं अभी बजट में, उसका इफेक्ट आएगा आगे जाकर के। मॉनसून भी बढ़िया रह रहा है इस बार, तो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा, कंजम्पशन तो बढ़ना ही है। अब ब्रॉडर लेवल पे इनका जो स्टैंस बढ़ा है रिगार्ड्स ईएम यूनिवर्स इज कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले अचानक से इनके विचार कैसे बदल गए? तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर का सबसे वर्स्ट पार्ट था वो अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ थोड़ा बहुत हंगामा है, ये खत्म हो जाएगा। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस डॉलर अब जो है ये सॉफ्ट रहने वाला है व्हिच वुड हेल्प ईएम, मतलब यूएस डॉलर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है रुपए के अगेंस्ट, तो रुपया कहीं न कहीं मजबूत रहेगा और स्टेबल भी रहेगा। ये इमर्जिंग मार्केट्स हिस्टोरिकली ट्रेड करते हैं इन्वर्सली टू डॉलर। मतलब द बिग क्वेश्चन ये है कि लास्ट
15 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड रहा है ईएम में, स्ट्रॉन्ग डॉलर कुड बी एंडिंग। तो डॉलर के साथ इनका अपोज़िट रिलेशनशिप बताया जा रहा है, तो डॉलर वीक होता है तो ये काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो भी करते हैं। और थिर्डली जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स हैं, मतलब फिक्स्ड रिस्क फ्री रिटर्न जो है वहाँ पर, वो बढ़ने वाला है और ये पोटेंशियली बढ़ेगा बाय प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मोर एग्रेसिव टैक्स कट्स। बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प लगातार टैक्स कट दिए जा रहे हैं, जबकि इन्हें टैक्स को बढ़ाना चाहिए। एंड डेफिसिट और बढ़ रहा है, जबकि डेफिसिट को और कम करना चाहिए। एंड इन्फ्लेशन भी यूएस में बढ़ सकता है, जो कि घटना चाहिए टैरिफ्स की वजह से। एंड अगर ये सारे डेटा जो हैं, ये हार्ड डेटा कन्वर्ज हो जाते हैं सॉफ्ट डेटा के साथ ओवर समर, तो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, वो और सपोर्टिव हो सकता है। एंड टिपिकली ईएम प्रेफर्ड फॉलिंग रेट्स एंड अ डोविश फेड स्टांस। बात करूँगा अगले आर्टिकल की। मानसून की वजह से क्या हुआ है, क्रॉप्स को थोड़ा नुकसान पहुँचा है। सदर्न स्टेट्स में मानसून इस बार हमें जल्दी आते हुए नज़र आया, जिसकी वजह से वेजिटेबल क्रॉप्स काफ़ी डैमेज हुए हैं। एंड इससे प्राइसेज़ टोमेटोज़ के 30 से 40% बढ़ चुके हैं। और होलसेल मार्केट में भी अगर आप देखोगे, इन द लास्ट नाइट दे आर लाइकली टू इंक्रीज़ फर्दर बाय 2 टू 3 वीक्स। जो हेवी रेनफॉल है, इसने डैमेज किया है वेजिटेबल क्रॉप्स को स्टैंडिंग इन द फील्ड्स। एंड जो प्राइस है डैमेज्ड वेजिटेबल्स का, ये क्रैश हुआ है, व्हाइल स्लाइटली बेटर क्वालिटीज़ फेच हायर रेट्स। तो इम्पैक्ट जो है डैमेजेस का, इन्फेक्टेड ऑन प्लांट्स बाय हेवी रेनफॉल विल बी सीन इन द आउटपुट। फ़र्क पड़ेगा आउटपुट पे, ठीक है? एंड मानसून अगर इस तरीके से आ जाता है कई बार, तो देखिए मानसून पे जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे, इस तरीके की अनसर्टेनिटीज़ हमेशा रहेगी हमारे यहाँ। फूड इन्फ्लेशन हमें परेशान भी बहुत करता है। तो प्री मानसून शावर्स एक्सपेक्टेड है कि ये सारे वेजिटेबल्स को अफ़ेक्ट करने वाला है। प्री मानसून शावर से काफ़ी लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपकी जेब से पैसे ज़्यादा निकलेंगे अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है? और आपके पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू भी नीचे जाएगी। तो आप ज़्यादा भी एन्जॉय मत कीजिए बारिश को, और ज़्यादा बारिश में की ख्वाहिश भी मत कीजिए, मैं कहूँगा। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अमिड लिवाई ब्लूज, चाइना एंड ईयू ट्रेड हेड्स टू मीट इन जून। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चाइना की और यूरोपियन यूनियन की। अब ये क्या कर रहे हैं, आप ये देखो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प से दोनों ही परेशान हैं, तो अब दोनों के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, यूरोपियन यूनियन और चाइना के, ये प्लान कर रहे हैं कि ये मीटिंग करेंगे नेक्स्ट मंथ। एंड दोनों साइड्स जो हैं, ये स्टेप अप कर रहे हैं एंगेजमेंट्स, कि ये पुश बैक करना चाहेंगे अगेंस्ट टैरिफ प्रेशर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्टर वांग वेंगटाओ और यूरोपियन कमिश्नर फॉर ट्रेड और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ मारोस हैं, ये इन्होंने सेट किया है मीट ऑन साइडलाइन्स ऑफ डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन पेरिस जून में। और न्यूज़ ये था कि ये मतलब ये न्यूज़ एक्चुअली चाइनीज़ स्टेट मीडिया की तरफ से आया है, लेकिन ईयू के जो स्पोक्स पर्सन हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने कंफर्म नहीं किया है अभी कुछ भी। तो चाइनीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें मीडिया की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सॉर्ट किया है कि वो शोर अप करना चाहते हैं, मतलब अपने टाइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ताकि ट्रम्प के अगेंस्ट ये रेसिस्ट कर पाएँ, और अकेले तो नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन और जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ साथ देती हैं, तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी प्रेशर डाल पाएँगे इस पर, यूनाइटेड स्टेट्स पर। तो ये चाइना करना चाहता है, बट ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज़ भी चाइना को ट्रस्ट नहीं करती इतना ईज़िली। एंड डिस्पाइट द आउटरीच, यूरोपियन ट्रेड ऑफिशियल्स ये इस टाइम पे काफ़ी स्केप्टिकल हैं और साइड कर रहे हैं प्रॉमिस, फटीग एंड जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं ओवर इश्यूज सच एज़ स्टेट सपोर्ट फॉर चाइनीज़ कंपनीज़ एंड ट्रेड बैरियर्स। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल रिलेशंस आगे चेंज होते हैं, जैसे-जैसे डोनाल्ड ट्रम्प नई चीज़ें मैं कहूँगा अनाउंस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप ऐसी वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।